नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या हो और स्टॉक फ्यूचर्स पे आपकी जो रणनीति है वो क्या हो और सेकेंड हाफ जो है वो यहाँ से कैसा रह सकता है, उसको लेकर डेटा क्या निकल के आ रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नए इन्वेस्टमेंट्स के आशीष बहती इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे बातचीत करने के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी पर उनकी अप्रोच, स्टॉक स्पेसिफिक उनकी अप्रोच और ऑप्शंस पर उनकी अप्रोच को समझने के लिए एक बार इंडेक्सेस लेके आइए। 15,786 15,786 निफ्टी का स्तर है। निफ्टी बैंक करीब 33,321 के स्तर पे और निफ्टी आईटी लगभग 3.5% के नुकसान के साथ, यानी निफ्टी आईटी में लगभग समझ लीजिए 3.5% का, निफ्टी बैंक में 3.5% का और निफ्टी में करीब 2.5% का नुकसान है। आज एक सब्सटेंशियल गैप डाउन मिला हमको और इतना बड़ा गैप डाउन था कि बतौर ट्रेडर शायद डे ट्रेडर उसको चेस करना, उस पर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो निर्धारित करते हुए ट्रेड लेना, डायरेक्शनल कॉल लेना बहुत मुश्किल था। आप स्टॉप लॉसेस क्या लगाएंगे, टारगेट्स क्या रखेंगे, यहाँ से सिंक होने पर बहुत मुश्किल था उसको तय करना। इंडिया विक्स आज करीब 22 की ट्रैजेक्टरी में करीब 12.5% का इजाफा यहाँ पे है, तो ये रिस्क बढ़ने का और उस जोखिम को बढ़ता देख अगर आप देखें तो हेजिंग करने का आज बाजार में जो स्कोप है और जो बाजार में जो टेंडेंसी है बड़ी है, और इसीलिए अगर आप देखें इंडिया विक्स आपका करीब करीब 22 की ट्रैजेक्टरी में जाता हुआ। एक काम करते हैं, जरा मिड सेशन डेटा देखते हैं। इतने बड़े सब्सटेंशियल के बाद देखिए, डे ट्रेडर के लिए पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। आज आपने गुरुवार को एक सब्सटेंशियल रिकवरी देखी एक्सपायरी डे पे, डे लो से आप डे हाई पे जाके 16,500 पे 20 डे के ऊपर क्लोज हुए, लेकिन उसके बाद मात्र 2 सेशंस में आपको यूएस मार्केट से सब्सटेंशियल गैप डाउन मिल रहे हैं। शुक्रवार को 250 पॉइंट का, उसके बाद आज लगभग 350 पॉइंट का। क्या हो रहा है? 15,800 पे पुट राइटर के पास कन्विक्शन है क्या? मैं इसे कन्विक्शन पुट राइटर का नहीं कहूंगा। देखिए, आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 58 लाख का है, करीब 28 लाख पुट वहां पर जुड़ी हैं। कॉल राइटर्स के पास कितना कन्विक्शन है? लुक एट 15,800 स्ट्राइक, 52 लाख कॉल बिकी हैं यहाँ पर और 58 लाख पुट जुड़े हैं। आउटस्टैंडिंग वाई करीब 58 लाख का। फाइट है, नो डाउट, इस लेवल पे फाइट है और इसलिए भी फाइट है कि आपका जो मई सीरीज के 3 लोज हैं वो यहाँ से कुछ दूर, यानी समझ लीजिए कि करीब अभी जो सीएमपी निफ्टी का है वहाँ से करीब 70 पॉइंट नीचे, 65 पॉइंट नीचे आपका आता है वो 3 लोज जो कि आपने लगाए थे। डेट थी 12 मई, 13 मई और 16 मई के बीच में। तो इन स्टैट्स के बीच में, और एक बार जनाब डाउ फ्यूचर्स भी लिखे आइएगा, डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। मिड सेशन में हमें कोई ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं बताऊं, डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो है, मैं एक आपको यहाँ पे तर्क देता हूँ कि क्या कर रहा है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो है वो ट्रेड कर रहा है एक सुबह से सब्सटेंशियल लॉसेस के साथ, अभी भी 450 अंक नीचे है। यानी अगर आप मान के चलें कॉल राइटर्स के कन्विक्शन को, जहां पे करीब 55 लाख कॉल बिकी हैं 15,800 की स्ट्राइक पे, डाउ फ्यूचर्स का 450 पॉइंट नीचे होना और अगर आप देखिए तो आज इंडिया विक्स का 22 की ट्रैजेक्टरी में जाना, ये यहाँ से और अच्छे स्लाइड के पूरे संकेत देता है। निफ्टी बैंक 33,327, ये डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। आइए जरा इसके स्टैट्स देखते हैं। इसके स्टैट्स क्या कहते हैं? देखिए, एक सब्सटेंशियल गैप डाउन 34,400 की ट्रैजेक्टरी से आप खुले करीब 33,500 की ट्रैजेक्टरी में और वहां से लगभग 125 पॉइंट के नुकसान के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं 33,330 के स्तर पे। क्या कर रहे हैं आपके ऑप्शंस के राइटर्स? देखिए, इस दौर का हमारा जो लो था 16 मई का और 13 मई का, वो था करीब 33,000 की ट्रैजेक्टरी, और उसको डिफेंड करने के लिए स्टैट्स एटलीस्ट अगर आप देखें ये इंडिकेट नहीं करते कि हम उसको डिफेंड कर पाएंगे। ऑल दो 33,000 की पुट में 19 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, दैट्स ह्यूज। लेकिन आज कॉल राइटर्स ने जहां पे ग्रिप ली है वो है 34,000, 33,800, 33,900 की स्ट्राइक है। तो 33,000 को डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन स्टिल 33,000 की पुट एक बड़ा वाई होल्ड करती है। आई थिंक इन स्टैट्स के बीच में, सर्कमस्टेंसेस के बीच में, इतने बड़े डीप लॉसेस के बाद में, आई मीन ड्यूरिंग द डे, एक ट्रेड आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आशीष बैती हमारे साथ हैं। आशीष, बतौर इंडेक्स ट्रेडर आई थिंक कुछ ग्रिप करना बहुत मुश्किल है। शुक्रवार को एक गैप डाउन 16,200 की ट्रैजेक्टरी को हम बिलीव कर रहे थे कि वी विल डिफेंड, हमने डिफेंड किया, बट आज फिर गैप डाउन। तो ट्रेड फ्रैंकली स्पीकिंग ग्रिप में लेना बहुत मुश्किल है। आपने इंडेक्स पे क्या किया, कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए, और अभी की अप्रोच क्या है आपकी?
गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। जिस हिसाब से आपने बताया कि एग्जैक्टली इंडेक्स पे ट्रेड करना काफी मुश्किल हो रहा है, एक क्रूशियल लेवल था 16,000 साइकोलॉजिकली भी, और जिस हिसाब से आज उसमें क्रैकडाउन दिखा है और हम वापस रीटेस्ट कर रहे हैं 15,700 15,800 के लेवल्स पे, जो कि हमने देखा है कि 3 बार उसी रेंज पर आके थर्ड अटेम्प्ट है जहां से निफ्टी ने एक बाउंस बैक दिया है। तो इस करंट लेवल पे ना ही अग्रेसिव कोई शॉर्ट करने की सलाह है और इंडेक्स पे सर्टनली लॉन्ग करने की सलाह भी नहीं रहेगी। जिस हिसाब से वापस करेंसी में एक मूव आया है 78 के ऊपर, करेंसी निकल गया। विक्स में हमने एक स्पाइक देखा है, आज वापस 22 के पास विक्स आकर खड़ा हो गया। हमें लगता है कि वोलेटिलिटी यहाँ से और इंटेंसिफाई होती हुई दिखेगी और बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहने की सलाह रहेगी। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को दोनों को फिलहाल फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करने की सलाह रहेगी जरूर। लेकिन एक स्ट्रेटेजी है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कोई बाउंस बैक आता है यहाँ से तो उसमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर बनेगी। जब तक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ 16,200 के ऊपर नहीं जाता है तब तक बाउंस पे एक सेल करने की सलाह है निफ्टी में। एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी कोई बाउंस आता है तो उसमें भी 34,500 के बियॉन्ड ही बाय करने की सलाह। तब तक तो एक सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। सनराइज का मार्केट रहेगा और आपको जो ट्रेजेक्ट्री देखिए लेकर ट्रेड करना चाहिए, जहां पे सेल करना चाहिए वो है क्लोजर टू 16,000। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो इतने बड़े सब्सटेंशियल लॉसेस के बाद अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इंडेक्स को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बैंक निफ्टी असित ये आशीष 33,000 की जो पुट है करीब 18 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। हमारा में मिड का लो भी है, वहां से आप लगभग आप समझ लीजिए 300.2 पर है। आपको यहाँ पे कोई ट्रेड की गुंजाइश नजर आती है आशीष? जी बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चरली अगर मैं बात करूं तो जिस हिसाब से कॉल राइटर्स ने आज सुबह वापस एग्रेसिवली होकर 1,90,00,000 का भी कॉल राइटिंग की है और जिस पुट राइटर्स में कन्विक्शन अभी भी नहीं दिख रहा, सिर्फ 77 लाख ही पुट राइटर्स ऐड हुए हैं और जो पीसीआर है वो अभी भी 0.5 के करीब ही बना हुआ है बैंक निफ्टी में। तो करंट लेवल पे सेलिंग की भी सलाह नहीं रहेगी, शॉर्टिंग की भी, और ना ही लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। सेल ऑन राइज का बैंक निफ्टी में भी एक मार्केट बना हुआ है। हमें लगता है कि जब तक 34,000 34,500 तक मार्केट कोई रिट्रेसमेंट भी देता है तो सेल ऑन राइज का ही एक मार्केट रहेगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे मूव्स मिल रहे हैं लॉन्ग साइड में भी और शॉर्ट साइड में भी, तो उन पे जरूर ध्यान रखने की सलाह रहेगी। याद रखिएगा रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं है। आपको एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करना या फिर लॉन्ग की टेंडेंसी तो है ही नहीं। देखिए इतना दिलेर भी कोई नहीं है कि 450 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे है और एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जब डाउ कहीं ना कहीं अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ पे शुक्रवार की क्लोजिंग के मुताबिक याद रखिएगा वीकली चार्ट्स काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हैं। तो इतनी दिलेरी ना दिखाइए कि यहाँ पर अगर आप देखें आपको बाय कॉल लें। टिल द टाइम सिचुएशन काफ़ी क्लियर नहीं है। ये देखिए नेस्डैक फ्यूचर्स 277 पॉइंट नीचे। आशीष आप बात करते थे कि सुबह से मैं भी इंडिविजुअल ट्रेड से फोकस कर रहा हूँ। सुबह हमने M&M फाइनेंस की पुट ली, हमने नाल्को की पुट ली, हमने बहुत सारे अगर आप देखिए पुट के आइडियाज खोजे। अब आपके इस वक्त के 3 ट्रेड्स क्या हैं? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट तीनों ट्रेड लॉन्ग साइड में है, थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है, लेकिन तीनों ट्रेड में स्ट्रेंथ दिख रही है। गिरते हुए मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिख रही है, तो हमें लगता है कि जब रिकवरी आएगी तो जरूर, अगर गिरते हुए मार्केट में इसमें कोई सेलिंग नहीं आ रही है तो हमें लगता है कि बाइंग इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और अगर मार्केट चढ़ेगा तो इनमें और ज्यादा यहाँ से बाइंग देखने मिलेगी। तो पहला जो ट्रेड है वो है नेस्ले में। एक शानदार बिजनेस के साथ साथ एक अच्छा प्रोडक्ट, आप मतलब 95% जिनका मार्केट शेयर है बेबी फूड प्रोडक्ट में, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन या वरीज नहीं इम्पैक्ट करती है इनके बिजनेसेस को भी। और एक नॉट जस्ट टेक्निकली बट एक टेक्नो फंडा कॉल की तरह भी इसमें पोजीशंस बनाई जा सकती है। सिप के थ्रू भी अब इन काउंटर्स में जरूर पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। तो नेस्ले में खरीदारी की सलाह है बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 16,750 और हमें लगता है कि 17,000 और 17,200 तक के लेवल्स नेस्ले में देखने मिल सकता है। कोई भी रिकवरी आएगी तो नेस्ले में और अच्छा एक परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। सेकंड कॉल जो है वो है मारुति में, इसमें भी बाई की सलाह है। मारुति हमने फ्राइडे के सत्र में भी देखा कि काउंटर में स्ट्रेंथ थी, स्टॉक आज भी 20 डेमा तक जरूर स्लाइड किया लेकिन एक बाउंस बैक दिखाया है। और जिस हिसाब से पीवी पैसेंजर व्हीकल्स में हमने देखा है कि डिमांड काफी है और एक बैकलॉग चल रहा है इनके पास सप्लाई का, तो हमें लगता है कि और अच्छा
मारुति में यहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट जाता हुआ दिखेगा। तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह है मारुति को बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 7870 और हमें लगता है कि 8050 और 8200 तक के लेवल्स में देखने मिल सकते हैं। तो 8050 एंड 8200 के टारगेट्स मारुति के निकल कर आ रहे हैं। तीसरा जो काउंटर हमें अच्छा लग रहा है वो है पिडिलाइट का। जनरली ये स्टॉक्स के बारे में बहुत बार कंप्लेन रहती है कि बहुत हाई वैल्यू पी पे चल रहा रहता है या बहुत अच्छी पेडिग्री ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन वैल्यू बाइंग नहीं दिखती है। तो उनके लिए जिनको वैल्यू बाइंग के कारण मिस कर देते हैं, पिडिलाइट जैसा काउंटर अभी जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक भी और एज अ सिप के तौर पे भी। तो इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी पिडिलाइट में बाई कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 2100 और हमें लगता है कि 2180 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं जल्दी। और अंदर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि 2250 तक के लेवल्स के लिए भी पिडिलाइट में खरीदारी की जा सकती है एज स्विंग ट्रेड। ओके, 3 बाय कॉल हैं आपके। और देखिए मारुति तो वाकई इनफैक्ट जो चीज़ टीवी, देखिए मैं बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, टीवीएस मोटर्स का चार्ट बिल्कुल डिफरेंट था, मारुति का चार्ट बिल्कुल डिफरेंट है, बट स्टिल मारुति अपनी आप समझ लीजिएगा कि मार्च 2022 यानी अप्रैल मई जून ये लगभग 2.5 सीरीज के हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है, अटेम्प्ट ले रहा है 8000 के कॉल रेटर्स के जोन के ऊपर चलने का। नेस्ले आज डिफेंसिस में, आज एफएमसीजी में सुबह से काफ़ी सब्सटेंशियल बाइंग है और डाबर, मैरिको, एचयूएल में अच्छी खासी बाइंग नजर आ रही थी, मैरिको ने लीड किया। और पिडिलाइट देखिए क्रूड का हल्का सा आप देखें जो रिट्रेसमेंट था वो इन स्टॉक्स को एक फायदा पहुंचा था 2402 के स्तर पे। ये 3 कॉल हैं आशीष बहती जी के इस वक्त। इनफैक्ट पिडिलाइट सुबह भी हमने कॉल ली थी, वो अच्छा कर रही थी और स्टिल इट्स डूइंग वेल, करीब 2180 का, करीब 2250 का लक्ष्य यहाँ पे होगा। खैर विषय बदलते हैं। आज सुबह से अगर आप देखें कुछ फार्मा काउंटर्स में भी काफ़ी अच्छी खासी बाइंग थी। दरअसल आज देश की पूरी अगर आप देखें फार्मा जगत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है और जेनेवा में WTA की जो अहम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें जब बैठक में भारत जो है वो कोविड की दवाओं को लेकर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर जो अपना मत है वो पुरजोर तरीके से रखेगा। जबकि याद रखिएगा यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके, कनाडा शर्तों में ढील देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। बैठक से ठीक पहले भारत के पक्ष में दुनिया भर के काफ़ी लोगों ने प्रदर्शन भी किया। जेनेवा से लक्ष्मण राय जी की एक खास रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत है। विरोध, धरना प्रदर्शन तो हमने भी कई देखे, आपने भी कई देखे होंगे, लेकिन जब यहाँ के विरोध और धरना प्रदर्शन को मैंने देखा तो वाकई काफ़ी दुख हुआ। दुख इस बात को लेकर हुआ कि ये लोग विरोध और धरना प्रदर्शन इस बात का लेकर कर रहे हैं कि हमें सस्ते में क्यों नहीं कोरोना की दवाएं मिलें। और ये मुद्दा WTO की इस बैठक में बहुत जोर शोर से उठे। देशों की दलील है कि अगर कोई उसको पेटेंट कर लेती है तो फिर उसे बनाने का हक से कोई है। नतीजा ये निकलता है कि जो दवा कंपनी दवा को पेटेंट करा लेती है वो दवाएं महंगी में मिलती है। भारत इस बात का काफ़ी तीखा विरोध कर रहा है। भारत का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही अमानवीय होना ये चाहिए कि कोरोना हो या फिर ऐसी दूसरी महामारी हो, वहाँ के लिए कोई भी दवा बन रही हो या फिर कोई प्रोडक्ट बन रहा हो तो उसके लिए पेटेंट के नियम में छूट दी जाए ताकि आसानी से हर कोई इसे बना सके, सस्ती कीमत पर बना सके, आम लोगों को सस्ती कीमत पर इसे मुहैया कराया सके। इसको लेकर ये कर रहे हैं। नियम कोरोना जैसे दवाओं पर ना रहे। चलिए हमारे साथ में चलिए, क्या आप लोग का डिमांड क्या है? तो हम लोग पिछले 1.5 साल से एक्चुअली यहाँ पर इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि जो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक ट्रिप्स वेवर करके एक प्रपोजल डाला था WTO के अंदर 2020 अक्टूबर में, जिसमें मांग की गई थी कि पेटेंट्स और जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं दवाइयों पर, वैक्सीन पर और टेस्ट पर कोविड के, उनको वेव कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। ये नेगोशिएशंस पिछले 20 महीने से चल रही हैं, लेकिन अब तक US, UK, स्विट्ज़रलैंड
और यूरोपियन यूनियन जो है वो अड़े हुए हैं इस बात पे कि उस नेगोशिएशन को और डाइल्यूट करते जा तो रहे आप हैं। लोग चाहती हैं दरअसल ये नेगोशिएशन हो और आम लोगों को सस्ते में दवाएं मिल सके, ये इस बात की कोशिश की जाए। और भारत भी ऐसे लाखों लोगों के समर्थन में है और कोशिश इस बात की है कि WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में विकसित देशों पर इस बात पर दबाव बनाया जाए और इनको सहमत कर लिया जाए कि कोरोना जैसी दवाओं बनाने के लिए आपको यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की शर्तें आ रहना है, आम लोगों को सस्ती दरों पर, सस्ती कीमत पर आसानी से दवाएं मुहैया हो सकें। लक्ष्मण रॉय, जिनेवा। जी हाँ, तो फार्मा कंपनी के लिए बड़ा दिन और आपने देखा ये लक्ष्मण रॉय जी की रिपोर्ट है जिनेवा से सीधे। महत्वपूर्ण दिन फार्मा कंपनियों के लिए। एक बार जरा प्लीज़ इंडाइसिस फिर लौट के लाइए और कहाँ पर हैं, करीब करीब 1575। ये देखिए निफ्टी जो है ना, ये 15,800 की ट्रेजेक्ट्री को सुबह से लूज करने को तैयार नहीं है। लेट्स सी, अगर आप देखें क्या होता है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स अभी भी याद रखिएगा 550 अंक नीचे है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे ऑप्शंस की। ऐसे माहौल में, ऐसे बाजार में ऑप्शंस पर ट्रेड करना, एक डाउन साइड रिस्क अपना मालूम करके ट्रेड करना सबसे अच्छी रणनीति है। ब्रेक के बाद लेके आएंगे सस्ता ऑप्शन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। वही ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखिए निफ्टी की पिछले काफ़ी समय से मेंटेन्ड है और आज जो स्टॉक फ्यूचर्स डोमिनेट कर रहे हैं उसमें मैरिको, पिडिलाइट, सीमेंस, नेस्ले, बजाज ऑटो, पीआई इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो शामिल हैं। मैरिको ने अगर आप देखिए अपने गेंस को एक्सटेंड किया है, करीब करीब पौने इनफैक्ट 1.5% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। अब बात करते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में और आशीष बहती जी व्यू यही है कि थोड़ा सा अपने डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट किया, फिर डाउनसाइड डिफाइंड होने के साथ हम रिवॉर्ड के लिए आगे बढ़े। आज सुबह से इनफैक्ट हम यही कर रहे हैं, ऑप्शंस पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। आपको क्या रीजनेबली प्राइस लगता है इस वक्त जिसको आप चीज करना चाहेंगे? जी वीरेंद्र जी, जैसे आपने भी बताया कि अभी बजाज ऑटो, हमें ऑटो सेक्टर पूरा काफी अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से नॉट जस्ट अभी बट थोड़े से लॉन्गर हॉराइजन के हिसाब से भी ऑटो में हमें लगता है कि यहाँ से एक फ्रेश बाइंग देखने मिल सकती है। तो बजाज ऑटो के कॉल 3900 के कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 51 रुपए के करीब अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि 60 to 65 तक के टारगेट्स, 65 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 40 रुपए का 65 के टारगेट्स के लिए बजाज ऑटो के 3900 के कॉल में खरीदारी की सलाह है। ओके, 3900 की कॉल मैंने सुना है कि एक बार जरा प्लीज ऑप्शन लेके आइएगा बजाज ऑटो। पहले तो बजाज ऑटो के अंडरलाइन को देखते हैं कर क्या रहा है जनाब ये, और क्यों आशीष ने इसको पिक किया है। बजाज ऑटो आपकी स्क्रीन पर करीब 3880 पे ट्रेड करता हुआ। यस, ये अब शुक्रवार की कैंडल जो कि आप देखिए डे लो पे क्लोज हुई थी, लेकिन उस कैंडल को अगर आप देखें जाके स्ट्राइक करता हुआ और अब करीब करीब 3870 पे स्पॉट में आप समझ लीजिएगा कि डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। तो अच्छी बात है। देखिए इवन लास्ट टाइम खबर थी, खबर पर चला स्टॉक, फिर बैकफुट पे आ गया, लेकिन अब थोड़ा सा अगर आप देखें एक मूव लेता हुआ। इस ऑप्शन पे नजर रखिए। 3000 की कॉल जो है 3900 यानी 3900 की कॉल, 60-65 के स्ट्राइक, करीब 52-45 पे ट्रेड करते हुए 40 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ग्रिप कर सकते हैं। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर राय रखिए। बजाज ऑटो नाउ एट डे हाई। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हर्षिता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। के प्रायोजक हैं सिस्का